नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे और प्रीलिम्स की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से जितने भी टॉपिक हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पुट्टा स्वामी जो वाद है वो चर्चा में आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टा स्वामी वाद को पुट्टा स्वामी वाद के अंतर्गत आर्टिकल 21 के तहत जो निजता का अधिकार है, कौन सा अधिकार बेटा, निजता का अधिकार है, उसको क्या दिया, मौलिक अधिकार घोषित किया। ठीक। लेकिन लेकिन वर्तमान समय में इस मौलिक अधिकार मतलब निजता के अधिकार का संरक्षण नहीं किया जा रहा और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो लोगों के निजता के अधिकार का हनन करती हैं और लोगों के मूलभूत अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं उसका क्या करती हैं लाला, हनन करती हैं। ठीक। तो इसको, ये हमारे पुट्टा स्वामी जी हैं, तो इसको फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था अंडर द आर्टिकल 21 के तहत और कहा कि ये जो आर्टिकल है वो निरपेक्ष नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। कैसा है, सापेक्ष है। एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया कि इस पे कोई युक्त युक्त प्रतिबंध नहीं है। बात समझ में आ रही है, युक्त युक्त क्या नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। जबकि जो हमारे एब्सोल्यूट जो आर्टिकल होते हैं उनका मतलब है कि सरकार उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जैसे आर्टिकल कौन सा है, 23 है। आर्टिकल कौन सा है हमारा, 17 है, जो अस्पृश्यता संबंधी है। ठीक है, छुआछूत से संबंधित है। तो ये आर्टिकल कैसे हैं, निरपेक्ष है। हमारे संविधान में दो आर्टिकल निरपेक्ष है, एक 17 और एक कौन सा, 23। ये ध्यान रखना और कमेंट करके बताना कि 23 आर्टिकल नंबर 23 किससे संबंधित है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इनको आप देखना। ठीक है। तो इशू क्या क्या आ रहे हैं कि हम जो निजता का अधिकार है उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संरक्षण आप अगर निजता का अधिकार का नहीं कर पा रहे हैं, आप मतलब सरकार अगर लोगों के निजता का अधिकार का संरक्षण नहीं कर पा रही है, तो लोगों का जो संवेदनशील डेटा है, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, लोगों की जो पर्सनल डेटा है, वो सारे डेटा पे क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। मतलब वो डेटा क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। आपने आए दिन बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि समाचारों में कि मतलब कि क्रेडिट कार्ड का जो डेटा है वो लीक हो गया है। ठीक। तो ये सारी समस्याएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं और साइबर अटैक ने, साइबर स्पेस के बढ़ते दायरे ने इस चुनौतियों को और गंभीर रूप दिया है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास मानो कि जो व्यक्तिगत जानकारी है उसका लोग क्या कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं लाला, खरीद रहे हैं। मतलब बिजनेस पर्पज के लिए, पर्सन के लिए, और आउटसाइड इंडिया भी लोग इंफॉर्मेशन खरीदते हैं ताकि लोगों की जानकारी जुटाई जा सके और अपने बिजनेस को क्या किया जा सके, ग्रो किया जा सके। उनको एडवर्टाइजमेंट संबंधी मेल भेजे जा सके, उनको फोन किया जा सके। तो ये सारी समस्याएं हैं कि डेटा दिन दहाड़े हमारे सामने क्या हो रहा है, लोगों का बिछ रहा है। और इसका उपयोग कौन करती हैं, कंपनियां करती हैं। किसके लिए करती हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए करती हैं। ठीक है, टेली मार्केटिंग के लिए करती हैं और साइबर क्रिमिनल के लिए करती हैं। ठीक है। और हाल ही में जो पेगासस स्पाईवेयर है वो भी चर्चा में रहा कि ऐसा सरकार पर आरोप लगे। ऐसे लोगों ने कहा कि सरकार के द्वारा जो इजराइल से डील हुई थी उसमें
2 बिलियन की डील में इस पेगासस को भी सरकार ने खरीदा, और इस पेगासस की सहायता से लोगों की, मतलब पॉलिटिशियन की और न्यूज वालों की क्या कर रही है, निगरानी कर रही है, ऐसा लोगों ने कहा। तो एक प्रश्न आ सकता है कि पेगासस क्या है, तो एक स्पाईवेयर है, लोगों की क्या करता है, जासूसी करता है। बहुत खतरनाक स्पाईवेयर है। इसको डेवलप किसने किया है, इजराइल की एक कंपनी है, उसने क्या किया है, इसको डेवलप किया है। तो इसको ध्यान रखना। और दूसरा ये है कि जो बीपीएन सर्विसेज हैं, मान लो कोई इंटरनेट कनेक्शन ले रहा है, वाईफाई कनेक्शन ले रहा है, कोई सर्वर ले रहा है, तो एजेंसियां क्या करती हैं, उनको बीपीएन नंबर देती हैं। तो सरकार ने कहा है आप किसी भी व्यक्ति को अगर बीपीएन सर्विस प्रोवाइड करोगे तो उसकी डिटेल रखो, उसका फोटो रखो, उसका एड्रेस रखो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, लोगों की प्राइवेसी का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। और हाल ही में सरकार ने क्या किया, जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उसको भी वापस ले लिया। आज की न्यूज ये है कि ऐसा बोला गया है कि इसको मानसून सेशन में क्या, मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें इस प्रोटेक्शन बिल को लाया जाएगा। तो हमारे देश में कोई कानून नहीं है, क्या नहीं है, डाटा प्रोटेक्शन संबंधी हमारे देश में क्या कानून नहीं है, जैसा यूरोप में है जीपीडीआर। क्या है, जीपीडीआर। तो ये प्रीलिम्स में कुछ प्रश्न आ चुका है कि जीपीडीआर हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है। ठीक है, ये उठा के प्रश्न पेपर आप देख लेना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़नी। अब आर्टिकल 21 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि प्रश्न ये आया था कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज ए इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये आ गया। तो ये आर्टिकल क्या है, हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है। तो ये प्रश्न आया था, देखो कितना सिंपल प्रश्न है। तो ये आप इस यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं आर्टिकल 21 क्या है। तो आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसका क्या है, ये दिल है। क्या है, दिल है आर्टिकल 21। मतलब ये क्या देता है, ये भारत के नागरिकों को भी सुरक्षा देता है, और जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी गरिमापूर्ण जीवन की क्या देता है, सुरक्षा देता है, कि आप गरिमापूर्ण जीवन क्या कर सको, व्यतीत कर सको, और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान कर सको। और सरकार का भी ये दायित्व है कि इस गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करेगी, विभिन्न प्रयास करेगी। ठीक, इसके अंतर्गत मूलभूत 2 राइट हैं। पहला राइट है कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है। दूसरा जो राइट है वो राइट टू पर्सनल लिबर्टी, माने व्यक्तिगत उदारता, माने की स्वतंत्रता, माने की निजता। इसमें आर्टिकल 21 के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको अगर इमरजेंसी भी अगर भारत में लगी हो तो उसके दौरान भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इमरजेंसी मतलब आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, इमरजेंसी लगाता है। आप कमेंट करके ये बताना कि इमरजेंसी भारत में किस आधार पे लगाई जाती है, कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिसके आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और भारत में कब कब इमरजेंसी लगी है और किसने लगाई है। ठीक है, तो इसको आप बताना। ठीक, अब आर्टिकल 21 केवल इतना नहीं है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अपने आदेशों के तहत इसको काफी इसको बढ़ा है। इसके अंदर कई अधिकार शामिल किए हैं, कई अधिकार शामिल किए हैं, मतलब बहुत सारे इस आर्टिकल का क्या किया है, एक्सपेंड किया। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। इसके अंदर केवल एक अकेला नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे राइट है। पीआईएल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इस आर्टिकल का एक्सपेंड किया है। जैसे राइट टू मेडिकल केयर, आपको स्वास्थ्य प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू को भोजन प्राप्त करने का अधिकार है, इसी के अंतर्गत है। आपको जीवन यापन करने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत है। आपको निजता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत है। आपको स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार भी आप इसी के अंतर्गत है। आपको राइट टू एजुकेशन,
भी इसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, कमेंट करके बताना कि राइट टू एजुकेशन जो प्राथमिक लोगों को निःशुल्क सुरक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष के लिए, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको आर्टिकल 21 ए में इसको जोड़ा गया, क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, आर्टिकल 21 ए में ही है, इसको ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के लिए इसमें जोड़ा गया। तो राइट टू एजुकेशन किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 21 के तहत है। 6 से 14 वाला कब जोड़ा गया और कौन सा संविधान संशोधन था, इसको कमेंट करके आप बताओगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे राइट और भी हैं, मतलब राइटों का क्या है, पुलिंदा है। में कि राइट टू लिव है विथ ह्यूमन डिग्निटी, मतलब कि लोग केवल जिए नहीं, जीने के साथ गरिमापूर्ण जीवन भी होना चाहिए व्यक्ति का। डिसेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो भी कैसा, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, वाटर हो लोगों के पास, शुद्ध वायु हो लोगों के पास, ठीक है, और सुरक्षा हो लोगों के पास। और लोग, अगर कोई खतरनाक इंडस्ट्री लगी है तो उससे लोगों की क्या हो, सुरक्षा हो। लोगों के पास जीवन यापन का अधिकार हो, लोगों के पास प्राइवेसी हो, लोगों के पास रहने का स्थान हो, लोगों के पास स्वास्थ्य संबंधी अधिकार हो। लोग 14 वर्ष तक क्या कर सकें, शिक्षा, निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके, फ्री लीगल एड मतलब की विधिक सहायता प्राप्त कर सके, स्पीडी ट्रायल का अधिकार हो, अगेंस्ट हैंड कफिंग का अधिकार देते हैं। और इन ह्यूमन, अगर किसी मन की मानवीय तरीके से किसी का शोषण अगर व्यक्ति कर, मन की उसका उसके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रहा है तो वो मानवीय होना चाहिए। ठीक है, अगर हम विदेश में यात्रा करते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अगर कोई बंधुआ मजदूरी आपसे कराता है तो वो भी गलत है, राइट टू अगेंस्ट बाउंडेड लेबर। अगर आपको कोई कस्टडी में आपका हरासमेंट कराता है तो वो भी गलत है। आपको आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, ये भी इसी के अंतर्गत है। और टाइमली आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये भी इसी के अंतर्गत है। राइट टू इंफॉर्मेशन इसी के अंतर्गत है, राइट टू रेपुटेशन भी इसी के अंतर्गत है। ठीक है, और राइट ऑफ अपील फ्रॉम जजमेंट कन्विक्शन इसी के अंतर्गत है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली इसी के अंतर्गत है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और एम्पावरमेंट माने कि सामाजिक आर्थिक न्याय लोगों को मिले, कोई पिछड़े नहीं, और लोगों का सशक्तिकरण भी हो। ठीक, और लोग राइट अगेंस्ट बार फैक्टर्स ये भी इसी के अंतर्गत है। और राइट टू एप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसी के अंतर्गत है। आपको सोने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत दिया जाता है कि आप सोने में आपको कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और अगर आपका कोई नॉइस पॉल्यूशन कर रहा है तो वो भी गलत है। और आपको बिजली का अधिकार भी इसी के अंतर्गत है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारे अधिकार है, पुलिंदा है, एक सेट ऑफ राइट है आर्टिकल 21। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 इज हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये प्रश्न जो आया था वो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी हाल ही में चर्चा में था कि इंडिया ने रसिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या किया, जो प्रोसीजरल वोट है उसमें क्या किया, रसिया के अगेंस्ट वोट किया। तो प्रोसीजरल वोट क्या है, जो जेलेंस्की हमारे हमारे नहीं मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करना चाहते थे। तो इसमें 13 लोगों ने वोट फेवर में किया, ठीक है कर लो। लेकिन 2 लोगों ने इसमें वोट, एक तो रसिया ने वोट अगेंस्ट किया और चाइना ने कहा कि हम अब्सटेन करेंगे, मतलब इसमें वोट दें या ना दें इसकी स्थिति में नहीं है। और 60 देशों ने एक डॉक्यूमेंट भी साइन किया, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में भारत शामिल नहीं है। और एक इस जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया रसिया के अगेंस्ट, जिसमें भारत शामिल
नहीं है। इंडिया नॉट पार्टी ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट, ठीक है। और यूएस ने एक कंसर्न उठाया कि अगर रसिया ने यूक्रेन में क्या किया, घुसपैठ की, तो उसके खिलाफ अमेरिका क्या है, चिंतित है। तो ये सारी ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज नहीं है। हम केवल मेंस की दृष्टि से एक पॉइंट कोट कर सकते हैं, जब भी कोई डिप्लोमेसी पे लिखने को आए तब। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग क्या है। तो इसमें 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, वो कौन से, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए। नॉन परमानेंट मेंबर रीजनल वाइज हैं, उनको 2 साल का कार्यकाल मिलता है। वो कितने हैं, 10 हैं। जैसे अफ्रीका रीजन से 3 हैं, एशिया से 2 हैं, लैटिन अमेरिका से 2 हैं, वेस्टर्न यूरोप अदर से 2 हैं और ईस्टर्न यूरोप से 1 है। ठीक है। ये क्या करती है सिक्योरिटी काउंसिलिंग, इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। ठीक। और किसी भी देश पे अगर इसने कोई अगर प्रस्ताव पारित कर दिया तो नेशनल ऑब्लिगेशन हो जाती है कि उस मेंबर, जो भी मेंबर स्टेट है उसको इंप्लीमेंट करे। तो ये भाई महत्वपूर्ण था। हाँ, अभी हाल ही में इंडिया इसका कौन है, इसको इंडिया के पास क्या है, चेयरमैनशिप है। लेकिन जो वीटो की पावर है वो इन पांचों के पास है। पांचों मतलब चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए। तो इसलिए जब भी कोई एक अगेंस्ट में फैसला करता है तो कभी चाइना वीटो कर देता है, कभी रसिया वीटो कर देता है, कभी यूएसए वीटो कर देता है। और हाल ही में इंडिया की अगर रसिया यूक्रेन क्राइसिस पे अगर बात की जाए तो स्टैंड क्या है, तो इंडिया चाहता है कि नेचुरल मतलब कि न्यूट्रल स्टैंड रहा है। मतलब इंडिया ना इधर है ना इधर है। इंडिया के कुछ पर्सनल में राष्ट्रहित है कि रसिया का विरोध नहीं कर सकता, हमें राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना है। और इंडिया ने कहा है कि आप डिप्लोमेसी और संवाद के द्वारा इस समाधान को, इस युद्ध को, इस क्राइसिस को क्या करो, दूर करो। ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बात है, तो हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब एक न्यूज और थी कि चाइना ने प्लेज किया है कि श्रीलंका को यूएन एचआरसी में, मन की यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल सेशन में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है। जो हाल ही में चाइना में जो मानवाधिकार संबंधी मुद्दे हुए थे उसके संदर्भ में है। तो इससे पहले क्या हुआ था, चाइना ने तब श्रीलंका का सपोर्ट किया था, लेकिन इंडिया क्या किया था, अब्सटेन किया था, मतलब इंडिया अनुपस्थित रहा था। ठीक है। तो हमारे लिए यूएनएचआरसी महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। इसके 47 मेंबर होते हैं। और ये प्रत्येक वर्ष इसकी सीट क्या होती है, फिल होती है अकॉर्डिंग टू रीजन बेसिस। ठीक है। जैसे अफ्रीका, एशिया, इस आधार पे यूरोप, इस आधार पे इनको क्या मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और 3 ईयर की क्या होती है, ईच मेंबर की टर्म होती है। और कोई भी मेंबर लगातार दो मतलब एक बार 3 साल ले लिया, दूसरी बार भी 3 साल ले लिया, लेकिन आगे लगातार 3 साल इसका सदस्य नहीं रहेगा। मतलब लगातार 2 कंजुकेटिव टर्म के बाद इसको सीट नहीं मिलती। इसके जो भी मतलब रिजोल्यूशन होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब अब बाध्यकारी नहीं होते, ह्यूमन राइट इश्यू पर इश्यू किए जाते हैं। ठीक। और भारत क्या है, 6 बार इसका मेंबर बन चुका है। और हाल ही में 2019 में बना था, मतलब 2022 तक अभी चल रही होगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने ह्यूमन राइट काउंसिल पढ़ ली, तो भारत स्तर पर महत्वपूर्ण है। ये इसके सदस्य देश मेंबर कितने हैं, 47 है। तो इनको एक बार पॉज करके आप देख लेना। ठीक है। इंडोनेशिया नहीं है तो या नहीं है, देखो। अब भारत का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें 1993 से एक्ट से इसका एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 2019 में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहले क्या होता था कि एक चीफ जस्टिस ऑफ
सुप्रीम कोर्ट के जो चेयरपर्सन होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, चीफ जस्टिस तो इसके चेयरपर्सन होंगे, कोई जज भी सुप्रीम कोर्ट का इसका चेयरपर्सन बन सकेगा, तो इनको ध्यान रखना। और एटलीस्ट वन, एक कोई एक वुमेन, क्या एक मेंबर होगी, महिला जो इसका मतलब मेंबर होगी। पहले क्या होता था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन और माइनॉरिटी से चार इसके एक्स एपिसियो मतलब कि एक्स वाले मतलब कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इसके सदस्य हो जाते हैं। वो चार थे, वो कौन कौन से थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन और माइनॉरिटी। अब क्या है, अब क्या है, इन चार, ये शेड्यूल कास्ट तो है ही, शेड्यूल ट्राइब तो है ही, विमेन भी है ही, और अब क्या कर दिया, बैकवर्ड क्लासेस से एक ले लिया है, क्योंकि इसका कमीशन बन गया है। अब कमेंट करके बताना कौन से आर्टिकल के तहत नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास मैंने राष्ट्रीय आयोग मैंने पिछड़ा वर्ग संबंधी आयोग बना है, और कौन सा संविधान संशोधन था। ठीक है। और एक जो मेंबर है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से भी है, और एक जो मेंबर है पर्सन विथ डिसएबिलिटी जो चीफ कमिश्नर है वहां से भी। तो कितने एक्स एक्स ऑफिस हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह हो गए, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक। अब पहले क्या होता था, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के मतलब अध्यक्ष होते थे। अब चीफ जस्टिस और कोई जज भी अध्यक्ष हो सकता है। पहले टर्म 5 साल और 70 वर्ष होती थी, अब 3 साल और 70 जो भी पहले हो जाए वो होता था। ठीक, अब ये कर दिया तो उसको 3 साल कर दिया, इसके लिए आप ध्यान रखना। ठीक। अब रीअपॉइंटमेंट मेंबर एनएचआरसी और एचएसआरसी 5 साल के हो सकता है मतलब कि जो उसका री मतलब कि पुनर्नियुक्ति दोबारा इसकी हो सकती है, तो इसको ध्यान रखना, री अपॉइंटमेंट इसका हो सकता है। ठीक है। तो और बातें महत्वपूर्ण नहीं है, आप इनको देख लेना। तो ये जो मेंबर जो अदर स्टेट बढ़े तो इनको आप महत्वपूर्ण रूप से देख लेना। ठीक है। तो चूंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण था इसलिए हमने देख लिया, और हाल ही में संशोधन भी हुए हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण था। अभी क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बनने की संभावना है, और जरूर आएगा क्वेश्चन, आप देख लेना। अब चर्चा में है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब यूनिवर्सल बेसिक मतलब की इनकम क्या है। क्योंकि कोविड-19 ने बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं को क्या धराशायी कर दिया है, लोग गरीब हुए हैं, लोग कुपोषण बढ़ा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के क्या बिजनेस ठप हो गए। तो ये डिबेट का विषय यह है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को क्या बढ़ावा दिया जाए, कि भारत में इसको बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण यह है कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम क्या है, मतलब कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक हो, उसको कुछ निश्चित अमाउंट आप रेगुलरली क्या दो, चाहे वो मंथली बेसिस पे होता है, 6 महीने बेसिस पे होता है, या फिर ईयरली बेसिस पे होता है। जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लोगों को, किसानों को 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, वैसे ही कुछ अमाउंट लोगों को प्रदान करो। इसका जिक्र इकोनॉमी सर्वे 2016-17 में भी आया, कंसेप्ट ऑफ यूबीआई लेके आए, ताकि लोगों का सामाजिक कल्याण हो सके और जो गरीबी है उसको दूर कर सके। यूबीआई क्या होना चाहिए, इसको मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए, वैश्वीकरण होना चाहिए, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हो, मतलब गरीब व्यक्ति हो, या फिर अंबानी हो, उनको क्या समान रूप से क्या अमाउंट दो। अगर 2,000 रुपए दे रहे हो तो उनको भी दो और उनको भी दो, कोई शर्त नहीं होना, शर्त रहित होना चाहिए। और सब्जेक्ट टू एजेंट की बात होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, नॉन कंडीशन ऑफ यूबीआई होना चाहिए। और सरकार इसमें मतलब कि नागरिक क्या करें, गवर्नमेंट है वो अपने वेलफेयर स्कीम को देखते हुए इसमें अपने चेंजेस कर सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब वैश्विक स्तर पर देख लेते हैं, वैश्विक स्तर पर कैसे चलते हैं। जैसे फिनलैंड है, उसने 2017 से लेकर 18 तक 2000 जो बेरोजगार व्यक्ति थे उनको 560
यूरो दिए पर मंथ। वैसे ही ऐसे ही कनाडा ने दिया 150। ठीक है, ऐसे ही केन्या ने दिया, ऐसे ही अमेरिका ने दिया। और कहाँ पे चल रही है? स्पेन के बार्सिलोना में चल रही है, और नीदरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या हुआ कि वोटर ने रिजेक्ट कर दिया कि हमको ये फ्री का पैसा नहीं चाहिए। अगर भारत में ऐसा रेफरेंडम हो, मतलब जनमत संग्रह हो कि आपको यूबीआई चाहिए, तो क्या रिजेक्ट होगी? सवाल ही उठता, नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, महत्वपूर्ण है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। अगर आप लेके आते हो तो जब जो गरीबी है वो दूर होगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और जो उनकी संवेदनशीलता है, जो वंचित वर्ग की जो टैग लगा है, वो क्या होगा? कम होगा। लोगों के पास व्यय करने के अधिक क्या होंगे? साधन होंगे। पैसा आ जाएगा तो लोग व्यय करेंगे, और आप टारगेटिंग रूप से लोगों को पैसा दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा? लीकेज की संभावना कम होगी। और जो भी मतलब कि सूखा आता है, ड्राउट आता है, बाढ़ आती है, उसके संबंध में लोग क्या होंगे? सुरक्षित होंगे, अगर लोगों का पैसा जाएगा तो। फाइनेंस, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, लोगों को बैंक से लोन नहीं मिलता, लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, तो लोगों में पैसा आएगा, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, बैंकिंग एक्टिविटी बढ़ेगी गांव में। और लोगों को मानसिक रूप से क्या मिलेगा? सबल मिलेगा कि हमारे पास सरकार पैसा दे रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन इफेक्टिवली क्या करेगा? काम करेगा। अभी आप कोई योजना चलाते हो तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, तो उसमें डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाएगा, तो प्रशासन के ऊपर बोझ भी कम होगा, और इफेक्टिवली क्या करेगा? काम करेगा। ठीक, पॉवर्टी ट्रैप कम होगा, असमानताएं कम होंगी, पॉवर्टी और होमलेस जो घर नहीं है वो कम होंगे। सामाजिक मतलब कि जो भी समाज है उसमें सामाजिक मतलब कि सामाजिक कल्याण बढ़ेगा, और इंडिविजुअल अपने बिजनेस क्या कर पाएंगे? सेटअप कर पाएंगे। अब ये कुछ योजना है तो कुछ निगेटिव भी। मान लो किसी गांव में किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया, तो व्यक्ति क्या होगा? आलसी होगा, काम करने नहीं जाएगा। और अगर कोई काम करने नहीं गया तो मार्केट में क्या होगी? लेबर की क्या होगी? कमी होगी। और जाएगा भी तो बोलेगा हमको 100 नहीं 1000 रुपए चाहिए, तभी हम काम करेंगे, और इतना कंपनी दे नहीं पाएगी। तो सर, इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ने की बजाय और क्या होंगी? ठप होंगी। बोलो। दूसरी बात है कि सरकार इसको अगर बियर करती है, इसको लागू करती है, उसकी कॉस्ट हाई होगी। क्यों? मान लो सरकार पर एनम 10,000 रुपए भी लोगों को देती है, तो 10% ऑफ जीडीपी होगा। और जो करंट में जो वेलफेयर स्कीम चलती हैं वो ओनली 5.2% ऑफ जीडीपी होगी। तो सरकार के पास संसाधन इतने हैं नहीं, तो संसाधनों का क्या होगा? अभाव होगा। मतलब कि राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? घाटा बढ़ेगा। ठीक। और सरकार मार्केट में पैसा डालना ही हो एक जगह, तो इससे क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी, लोग अनाप शनाप क्या करेंगे? खर्च करेंगे। दूसरा ये है कि अगर महिलाओं के नाम पर अगर पैसा डालते हो, तो पति क्या करेंगे? उस पैसे को क्या करेंगे? माने जो पित्त सत्ता वाली सोच है, उस पैसे को निकाल कर मतलब कि जो गलत कार्य हैं, जैसे दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, इस संबंधी कृत्य कर सकते हैं। तो आपने जो पैसा दिया वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ठीक है। और आपने अगर एक बार चालू इसको कर दिया, तो राजनीतिक पार्टी इसको बंद नहीं कर पाई। अगर बंद कर दिया तो सड़कों पे आंदोलन होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर आपने किसी को एक बार अधिकार दे दिया, तो इस अधिकार को छीन पाना मुश्किल की बात होती है। इसको ध्यान रखना। ठीक। और गांव में जो हमारा अवसंरचना, बैंकिंग संबंधी अवसंरचना ढांचा है, उसका घनत्व भी सही नहीं है। मैं गांव में बैंकिंग सुविधाएं आज भी नहीं है। ठीक। और लेबर मार्केट क्या होगी? डिस्टॉर्ट होगी। तो हमने पॉइंट पढ़ ही लिया। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। ये वही चीजें हैं हमने पढ़ लिया है। पीएम
किसान मानधन योजना, पीएम किसान योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, और इसको जेएम के माध्यम से क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो वही सब है, आप देख लेना एक बार। मध्य प्रदेश में कुछ गांव में 8 विलेजेस हैं, वहां पे इस प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट किया। इसका मतलब है कि प्रायोगिक रूप से इसका प्रयोग किया गया, मतलब इसके क्या पॉजिटिव आएंगे क्या निगेटिव आएंगे, तब इसको पूरे देश में लागू करेंगे। और अधिकांश लोगों को सब्सिडी नहीं दी गई, पैसा दिया गया राइस के लिए, व्हीट के लिए, केरोसिन के लिए, शुगर के लिए। रिजल्ट ये निकला कि मनी को उपयोग करने में इंप्रूव हुए हैं लोग। उस मनी के द्वारा हाउसिंग अवसंरचना को बनाने पे बल दे रहे हैं, जैसे बिल्डिंग रूफ को बनवा लिया, वॉल को बनवा लिया, टॉयलेट को बनवा दिया, मैंने आदि कार्य कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इससे क्या होगा, अगर आपका घर मकान स्वच्छ सफाई होगी तो आपके डिसीज कम होगा, मतलब कि डिसीज बर्डन कम होगा, तो आपके द्वारा पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है मेडिकल हेल्थ पे वो कम होगा, तो आपका क्या होगा, मानव संसाधन का विकास होगा। तो इसके द्वारा, और स्पेशली शेड्यूल कास्ट एरिया में इसको लागू किया जाता, और पोषण स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको ध्यान रखना, मतलब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट निकल के आए हैं, पर लोगों ने अलग में इसका खर्च किया है ना कि। और खर्च क्यों नहीं किया उसमें, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें तो दी जा रही, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं दी गई है। ठीक है, उनके पास पहले से रखा होगा तो इसलिए उसने इसमें बनवा लिया, अपने घर को क्या सुधरवा लिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, एक केस स्टडी के रूप में आप कोट कर सकते हैं। अब एक टॉपिक ये है कंपटीशन कमी, मतलब जो कंपटीशन कमीशन अमेंडमेंट बिल 2022 सरकार लाना चाहती है, इसका उद्देश्य ये है कि रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसको इंप्रूव करना, उसमें अकाउंटेबिलिटी लाना, उस पर ट्रांसपेरेंसी लाना, उस पर फ्लेक्सिबिलिटी लाना। तो ये तो केवल रूल है, यूपीएससी कभी बिल से प्रश्न नहीं पूछती, जब एक्ट बन जाएगा तब प्रश्न पूछेंगे। तो जब एक्ट बन जाएगा तो हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, अभी जो प्रावधान है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा एस्टेब्लिश है, और कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2009 में। ये क्या करता है, जो भी प्रतियोगी एग्रीमेंट होता है मार्केट में, मतलब कि उपभोक्ताओं कंपनियों को क्या होता है, इक्वल मंच प्रदान करता है, ताकि किसी भी कंपनी किसी भी उपभोक्ता के साथ मतलब क्या ना कर सके, भेदभाव ना कर सके, और छोटी सी छोटी कंपनी के साथ बड़ी कंपनी भेदभाव ना कर सके, मतलब कि मोनोपोली स्टैब्लिश ना हो जाए देश में, मतलब सभी को बिजनेस करने के लिए क्या मिले, एक समान वातावरण मिले। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। हाल ही में सरकार ने कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल को कॉम्पैक्ट को रिप्लेस किया है, किससे, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये क्या है, आईबीसी कोर्ट के तहत स्टेब्लिश किया गया था। तो इसको, इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये देख के ये पूछ सकता है। तो आप ये कर गए, ये तो आईबीसी संबंधित है, तो यहाँ पे ये इसकी सुनवाई क्यों करेगा, लेकिन ये करेगा, सरकार ने ऐसा इसको क्या है रिप्लेस किया, अपील करने के लिए आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसका कंपोजिशन यह है कि इसमें 1 चेयरपर्सन, 6 मेंबर होते हैं, मतलब 1+6। ये अर्ध न्यायिक बॉडी है, मतलब किसी को समन जारी कर सकती है, सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं इसके अंतर्गत। और जो भी करप्ट प्रैक्टिस है मार्केट में उनको क्या करती है, एलिमिनेट करती है, लोगों को कुछ जुर्माना लगाती है, जैसे बीसीसीआई पे जुर्माना लगाया है, गूगल पे जुर्माना लगाया है, फेसबुक पे जुर्माना लगा है। ठीक है, और कंज्यूमर वेलफेयर की दिशा में काम करती, फेयर हेल्थी प्रतिस्पर्धा हो उसके संबंध में काम करती। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये सारी बातें हैं। आई होप आप लोगों को टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। और अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करना ओनली एम आईएएस और आईपीएस। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, वहां पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक